अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर कामरान। न्यूज़ व्यूज़ विद कामरान में अपने तमाम व्यूअर्स को पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितने भी मेरा प्रोग्राम देखने वाले हैं उन तमाम को खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज का जो मेरा ये शो है न्यूज़ व्यूज़ विद कामरान बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। इस शो में नाज़रीन अमेरिका से एक डॉक्टर जो कि एक निजी हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो मेहमान हैं मेरे और उनसे गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बहुत डाई हार्ड किस्म के फॉलोअर हैं और इस वीडियो क्लिप जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा उसमें आप देखिएगा कि वो बड़े ही दिल बर्दाश्ता नज़र आ रहे हैं। वीडियो क्लिप देखिएगा। दिल चाहता है कि मैं अपने वजीर आजम का नाम जरूर लूं अपनी हर गुफ्तगू में और उससे बात जरूर किया करूं। कुछ लोग जो हैं वो पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, कुछ लोग कुल्हाड़ी देख के पैर जाके उस पे मार देते हैं और जो हीरो होता है वो कभी कभी जीरो बन जाता है। हमारे हीरो साहब के हाथ में ये मौका अल्लाह ने तीसरी दफा ये दिया है, 2 साल भी नहीं हुए इनको इख्तिदार में आए हुए, 3 बड़े मौके अल्लाह ने इनके हाथ में दिए और ये तीसरा मौका जो अल्लाह ने ये कोरोना की सूरत में हमारे ऊपर एक मुश्किल वक्त है। अल्लाह ताला चाहता है, मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ये चाहता है कि इमरान खान आलम इस्लाम का लीडर बन के निकले। आलम पाकिस्तान तो है ही है उसके जेर साया, लेकिन आलम इस्लाम का लीडर बन के निकले और दिखाए कि एक मुसलमान लीडर, एक मदीना की रियासत क्या होती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आप जब तकरीर करने आते हैं, आप जब कौम से खिताब करते हैं, आप जो हैं सिर्फ चंदे ही मांगते रहते हैं। आप सिर्फ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई, उस वक्त से जब आपने 200 अरब डॉलर पाकिस्तान लाने का वादा किया था और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अवाम सिर्फ उम्मीदों के साए में इंतजार करती रहती है, यूं करके बैठती है टीवी के सामने कि अब कुछ कहेंगे आप, अब कुछ करके दिखाएंगे आप। आपने कसम खा रखी है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत? जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम पर न्यूज़ व्यूज़ विद कामरान पर खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, काफ़ी दिल बर्दाश्ता आप इस अपनी वीडियो में नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी जो रिसेंटली हालिया जो एक पाकिस्तान की सियासी उफक पर जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो एक तारीख रकम की गई है, वो आपने देखा कि अपनी ही हुकूमत में एक अपने ही साथी के खिलाफ इंक्वायरी खुल गई और आप इतने जल्दी इतने ज्यादा दिल बर्दाश्ता नजर आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी डॉक्टर साहब? जी अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, सबसे पहले तो न्यूज़ व्यूज़ विद कामरान गुल साहब के साथ मुझे मौका देने का, बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह जितना खूबसूरत प्रोग्राम आप करते हैं और जितना ज़बरदस्त चैनल आप चला रहे हैं, यकीनन आपके नाजरीन और आपके सामाईन इस चीज़ से महजूज़ हो रहे होंगे और उनको सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त पर जो मिल रही है, इसमें यकीनन पूरा क्रेडिट आपको जाता है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालात के जवाब जूं के तूं, जिस तरह मैं समझता हूं और जो सच्ची बात है और जो हकीकत है, उसी हवाले से आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आपने सवाल पूछा कि मैं इमरान खान साहब से इतना दिल बर्दाश्ता क्यों हूं। प्यारे भाई, यकीन मानिए मैं दिल बर्दाश्ता नहीं हूं। मैं अब बात बिल्कुल साफ और क्लियर आपके नाजरीन तक पहुंचाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की अगर कोई वाहिद उम्मीद है अल्लाह की तरफ से लीडरों में, तो वो इमरान खान है। ये बात बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड मैं ये कह रहा हूं और इसको आपके नाजरीन तक जूं का तूं पहुंचाइए आप। इसकी वजह उसकी ये है कि ना तो इसका कोई कारोबार है, ना इसकी कोई शुगर मिल है, ना इसकी कोई जायदादें हैं, ना इसका कोई बैंक बैलेंस है बहुत बड़ा, ना इसकी कोई बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं या करप्शन है या कुछ नहीं है इसका। इसको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से प्यार है, इसको सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ करना है और ये एक सिंसियर शख्स है। लेकिन इसके साथ मसला ये है कि इसने अपने इर्द गिर्द जो खान साहब ने लोग जमा कर लिए हैं, वो खान साहब को एक कदम आगे नहीं जाने देते। जब वो कदम आगे बढ़ाते हैं, ये पीछे से उनकी टांग खींच लेते हैं। ये वही लोग हैं जो हर सरकार में नजर आते हैं, हर हुकूमत में नजर आते हैं और हुकूमत गिरने के बाद दूसरी तंजीम में चले जाते हैं, दूसरी सियासी पार्टी में चले जाते हैं और
और जब उनकी हुकूमत बनती है तो उस हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, सब्सिडीज लेते हैं, मराहत लेते हैं, परमिट्स लेते हैं, ज़मीनों पे कब्जे करवाते हैं, अपने लोगों को नौकरियां दिलवाते हैं, अपने लोगों को ट्रांसफर्स कराते हैं, और जो उनकी राह में रुकावट बनते हैं वो उनको वो मक्खन में से बाल की तरह निकाल के फेंक देते हैं। आप मैं कुछ किसी का नाम नहीं लेता, आप उनकी पूरी काबीना उठा लीजिए, कोई एक शख्स मुझे बता दीजिए उसके अंदर कि जो पहले दिन से खान साहब के सियासी सफर में उनके साथ था और कॉम्पिटेंट है, अहल है, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो फला डिपार्टमेंट का अपना चीता है और वो काम कर सकता है और वो करने की सलाहियत रखता है, और खान साहब ने उसको वही डिपार्टमेंट दिया हो। मैं छोटी सी आपको एक दो मिसालें पकड़ा देता हूं, आप देख लीजिए। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर किसको बनाया जाता है? वो आपको पता है किसको बनाया गया, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को। किस बुनियाद पे बनाया गया? क्योंकि वो इत्तेहादी तंजीम के थे, अगर उनको ना देते कोई विदारत तो वो 6 सीटें लेके अपनी भाग जाते, खान साहब की हुकूमत को खतरा पड़ जाता। क्या आज तक कभी सुना आपने कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है? हाँ, डॉक्टर अताउर रहमान का नाम हमने सुना है। हाँ, इस तरह से हमने 50 और नाम सुने हैं कि जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते थे और पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे ले जा सकते थे, लेकिन चूंकि वो इत्तेहादी नहीं थे, लेकिन चूंकि वो ये पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे, सियासी प्रोसेस का, तो वो पाकिस्तान की हुकूमत में शामिल नहीं है। तो अब ऐसे अंदाजा लगाइए कि जिस शख्स ने कभी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में नाम ना कमाया हो वो आपका मिनिस्टर बन जाए। अच्छा जी, साइंस के वजीर कौन है आपके? वो साहब हैं कि जो मुशर्रफ के साथ भी खड़े हुए थे, जो नवाज शरीफ के साथ भी खड़े हुए थे, जो इमरान खान के साथ भी। तो मेरा रोना ये है प्यारे भाई, मैं खान साहब से दिल बर्दाश्ता नहीं हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि खान साहब थोड़ा सा तो ख्याल करें, अपने आप से ही प्यार करें और उन लोगों को लाएं जिनकी थोड़ी सी सक्सेस स्टोरी हो, जिनका बैकग्राउंड हो। अब अगर खान साहब ये नहीं करेंगे तो फिर उसमें फिर वो फील्ड, वो डिपार्टमेंट तबाह होते चले जाएंगे, और मलबा किस पे गिरेगा? खान साहब पे गिरेगा। तो मैं दिल बर्दाश्ता यूं हूं कि सारी चीजों का मलबा खान साहब पे गिरेगा, क्योंकि ये सारे के सारे सूरमा जितने हैं ना, ये तो बोरिया बिस्तरा उठाएंगे, यूं करके रखेंगे और यूं करके निकल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरी हुकूमत आएगी, पीछे के दरवाजे से उस हुकूमत में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन खान साहब का कैरियर तबाह करे बगैर ये अपने घरों को रवाना नहीं होंगे। ये मेरा पॉइंट। और इतनी अकल तो खान साहब को है ना भाई, दुनिया देखी है उस आदमी ने, उसको पता है ना कि कौन उससे सिंसियर है कौन नहीं है। अब ये मेरा इशू है खान साहब से। तो ये आपके सवाल का जवाब। लेकिन मैं ये समझता हूं, फिर ये समझता हूं कि आज भी खान साहब थोड़ा सा दानिशमंदाने फैसले करें, और यकीन मानिए कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क की अगर तकदीर बदलनी है, जो मुझे यकीन है कि बदलनी है, क्योंकि अल्लाह ताला का तोहफा है ये, और ये अल्लाह ताला ही बचाएंगे इसको, अल्लाह ताला ही परवान चढ़ा रहे हैं इंशाअल्लाह, तो वो इसी शख्स के हाथों होनी है। और लेकिन इस शख्स के इर्द गिर्द जितने खुशामदी टोले के लोग खड़े हैं, उन सबको वहां से गायब करना पड़ेगा, उनको उनके मुकाम पे ले जाना पड़ेगा जहां से वो आए थे, और कामयाब लोग और सक्सेस स्टोरी वाले लोगों को आगे आना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान की तकदीर बदलने में इस शख्स की हम मदद करें, ना कि इसकी टांग खींचे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। डॉक्टर साहब, आप जानते ही हैं कि पूरी दुनिया और हमारा वतन पाक पाकिस्तान भी एक वबाई सूरत हाल से निबर्द आजमा है, और इस वबाई सूरत हाल में हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, वो इस वबाई सूरत हाल से कैसे काउंटर कर रही है, कितना बेहतर उनकी हिकमत अमली है, और मजीद आप क्या समझते हैं कितनी बेहतर हो सकती है? क्या कहेंगे इस पे आप डॉक्टर साहब? देखिए, हर काम में गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की सरकार, अगर वफाकी हुकूमत की बात की जाए, तो वफाकी हुकूमत अभी भी अभाम का शिकार है कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ उनको मशवरे मिल रहे हैं, और उन मशवरों पर वो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ तरीक़ों से अमल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक अजीब इस्तराब की कैफियत है पूरी अवाम के अंदर। लेकिन कोशिश वो अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं कि किसी तरह से इस मामले को निपटा जाए और इसको खुश असलूबी से इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें करना बाकी हैं। देखिए, पहली बात, तनकीद करना किसी के ऊपर बहुत आसान होता है,
बहुत ही बहुत आसान है मेरे लिए कहना कि ये भी कर दो वो भी कर दो। दुनिया में किसी मुल्क ने आज तक इस किस्म की वबा नहीं देखी, ठीक है जी। 70-80 साल पहले प्लेग के, वर्ल्ड वॉर के ज़माने में, आगे पीछे के ज़माने में इस तरह की चीज़ें कभी हुई थी, वबा फैली थी, और उसके बाद दुनिया के तमाम ममालिक की कमर टूट गई थी, और ग्रेट डिप्रेशन का जो हम नाम सुनते हैं वो एक दौर आया था दुनिया के ऊपर। और ये जो हम देख रहे हैं ये बिल्कुल बिल्कुल उसी से मुताबिकत रखता है, बल्कि उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। और उस सूरत हाल के अंदर दुनिया की हर हुकूमत इस वक्त बिल्कुल घुटनों के बल बैठी हुई है, और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इटली के वज़ीर आज़म ने चंद दिन पहले खड़े होकर के तकरीर की थी, और उसकी आंखों में आंसू थे, और वो हाथ जोड़ के आसमान की तरफ मुखातिब था कि दुनिया की तो हर कोशिश हमने कर ली, अब अगर हमें कोई बचा सकती है कोई ताकत तो वो ऊपर वाले की है। दुआ करें कि हम किसी तरह से कि हम ऊपर वाला हमें इससे बचा ले। बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हुई हैं दुनिया में। सबसे पहला मुल्क जहाँ पर नकाब पे पाबंदी थी और हिजाब पे पाबंदी थी, आज वहाँ के वज़ीर आज़म और वहाँ की इंतज़ामिया खड़े होकर के लोगों को तलकीन करती है कि बग़ैर नकाब के मुल्क से घर से ना निकलो। वो लोग के जो नकाब का मजाक उड़ाया करते थे, चाहे वो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के वज़ीर आज़म हों, आज अपनी तमाम जो आबादी को और अपने तमाम बाशिंदों को इस बात की सख्ती से तंबीह कर रहे हैं कि मुँह ढांपो, मुँह को छुपाओ और उसके बाद घर से निकलो। और इसी तरह से हमने देखा कि बरतानिया के वज़ीर आज़म खुद अब ICU के अंदर मौजूद हैं। किस तरह से मामलात हुए दुनिया के वो भी हमने देखा, और उसके बाद अब दुनिया किस तरह से किस करवट जा रही है, ये एक अजीब सा मामला है। इसके ऊपर तफसीली एक गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। लेकिन आपके सवाल की तरफ मैं दोबारा आता हूँ। प्लानिंग का थोड़ा सा फुकदान है, क्योंकि इन्होंने कभी इस तरह की चीज़ देखी नहीं, ना कभी इन्होंने सोची ना समझी। लेकिन इससे कहीं बेहतर तरीके और भी हो सकते थे। जो ये करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कर रहे हैं अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मशवरा माने, अगर मेरी बात सुने और देखें कि एक चीज़, मैं हमेशा से एक चीज़ का कायल हूँ ज़िंदगी में, और वो चीज़ है सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी डॉक्टर साहब वो ये होती है कि अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि जनाब कैंसर का इलाज बताओ, फला कैंसर का, तो आप मुझी से करेंगे ये सवाल, अपने ड्राइवर से नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप उसके पास जब मेरे पास आएंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि गाड़ी जो है वो भाग नहीं रही या रेस नहीं पकड़ रही तो इसका क्या इलाज है, क्योंकि मुझे पता ही कुछ नहीं उसके बारे में, ना उसको कैंसर का पता ना मुझे गाड़ी का पता है। तो जिसका जो काम है उसी को साझे। तो सक्सेस स्टोरी जिन लोगों की होती है अपनी फील्ड्स के अंदर, उनको लेके आगे आया जाए। ये एक बेहतरीन मौका है पाकिस्तानी सरकार के पास कि पाकिस्तान में बेशुमार सरकारी अस्पताल हैं जो इस वक्त वीरान पड़े हुए हैं, जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से और करप्शन की वजह से और झूठ की वजह से और चोरी की वजह से अवाम के इस्तेमाल में नहीं आ रहे, और वो मुख्तलिफ लोगों ने उस पर कब्जे कर रखे हैं उन बिल्डिंग्स के ऊपर और उन तमाम चीज़ों के ऊपर, और फंड्स खा गए उसके। इस वक्त सरकार को चाहिए कि वो तमाम अस्पतालों को दोबारा खोले और उसके ऊपर पैसा लगा के, ताकि एक दफा जो ये काम आइंदा 15-20 दिनों के अंदर हो सकता है, उस काम को आइंदा नस्लों तक फैला दे और ये जड़ें मजबूत कर दे हेल्थ केयर सिस्टम की। उसके लिए लोग मौजूद है। मैं नाम लेता हूं अक्सर डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब का, जो इंडस अस्पताल के रूए रवा हैं, और कराची में इंडस अस्पताल है। और ये शख्स है जिसने 2 लोगों से एक तंजीम शुरू की थी जिसको पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन हम कहते थे, PWA, डाउ मेडिकल कॉलेज और सिंध मेडिकल और सिविल अस्पताल कराची से शुरू हुई थी। और आज वो शख्स जो है वो इंडस अस्पताल का रूए रवा है, और सैकड़ों बेड्स उसने अपने सामने पिछले 30-35 सालों के अंदर बना के सरकार के सामने पेश किए। इस शख्स को लाकर सिंध गवर्नमेंट ने आवाम के सामने रखा और उससे मशवरे ले रही है कि हम किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करें, किस तरह इसको काउंटर करें। लेकिन हमारी वफाकी हुकूमत उस शख्स के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने में कासिर है। ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ जो है वो है रफ़ाही तंजीमें। रफ़ाही तंजीमें ये वो हैं कि जो गलियों महलों तक उनकी रसाई है और गली कूचों तक उनकी रसाई है, गांव देहातों तक उनकी रसाई है। उन तंजीमों को इस्तेमाल न करके पाकिस्तान की सरकार यकीनन पाकिस्तानी अवाम और ख़ुद अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रही है कि वो क्रेडिट, इस वक्त क्रेडिट का वक्त नहीं है, इस वक्त टाइगर फोर्स का वक्त नहीं है, इस वक्त इमरान खान की शक्ल नहीं देखनी लोगों को, इस वक्त शहबाज शरीफ की शक्ल नहीं देखनी, इस वक्त मुजफ्फर अली शाह की शक्ल नहीं देखनी। इस वक्त उनको शक्ल देखनी है दाल की, चावल की, रोटी की, पेट में खाने की। तो उस खाने को पहुंचाने में अल्लाह ताला की तरफ से जो रिस्क इनके पास पहुंचेगा, उसमें वसीले जो बनेंगे वो रफाही तंजीमें बनेंगी। और रफाही तंजीमों की रीच किसी भी सियासी तंजीम से कहीं ज्यादा होती है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात उसके अंदर यह है कि जनाब हमको पाकिस्तान आर्मी के जो सिपाही हैं, जो नौजवान हैं, जो हर मुश्किल
मुश्किल वक्त पे आगे खड़े हो जाते हैं, उनको उनकी खिदमात को यकीनन हमें जो है वो हासिल करना चाहिए। वो इस मामले को अपनी नज़र में अपने सामने अपनी सरपरस्ती में होते देखें। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो काउंसलर सिस्टम है, जो हमारा बल्दियाती निज़ाम है, आखिर इसको क्यों इग्नोर कर दिया जाता है? पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, सरहद है, यहाँ पे जो काउंसलर्स हैं वो गली महल्ले में पहुंचते हैं। वो हर गली के में कितने वोट हैं, कितने मर्दमशुमारी हुई है, कितने हमारे वोट हैं, कितने फला पार्टी के, कितने फला पार्टी के, उनके पास सारा डेटा मौजूद है। तो उनको शामिल हाल करके उनको इस्तेमाल किया जाए और उनके जरिए राशन और माली इमदाद पहुंचाई जाए। आखिर ये क्यों नहीं हो रहा? उसके लिए हमें खास तौर पर टाइगर फोर्स बनाने की जरूरत क्या है? 7 लाख आदमी आ गए, 8 लाख आदमी आ गए, क्या इनको पता है कि खाना कहां कहां बांटना है? क्या इनको पता है कि भूख कहां है? क्या इनको पता है कि लोग कहां तकलीफ में? बहुत बहुत कम लोगों को पता होगा। तो इसमें थोड़ा सा एक फ्लॉ है। अच्छा डॉक्टर साहब, मौजूदा हालत में सूबाई हुकूमतों का अगर आपकी निगाह में क्या समझते हैं डॉक्टर साहब के जो इक़दामात इस वबाई सूरत हाल के तदारुक के लिए लिए गए हैं, कैसे हैं? मैं अब बात बिल्कुल साफ और क्लियर आपके चैनल के नाज़रीन तक पहुंचाना चाहता हूं। जो सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट ने तीसरी दफा ये मुंतखब हुकूमत आई है और यकीन मानिए कि मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं है कि इन्होंने कोई ऐसा काम पिछली अपनी 3 सरकारों में ऐसा नहीं किया कि जिसके ऊपर पाकिस्तान की या सिंध की आवाम को कोई फख्र हो। लेकिन पिछले 2.5 महीने से जिस तरह से ये सिंध सरकार काम कर रही है, अभी भी उसके अंदर बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है। मैं ये हरगिज कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उसने पूरी दुनिया के सामने एक मॉडल पेश करने की कोशिश की है अपने वसाइल और अपनी ब्यूरोक्रेसी के होने के, वसाइल कम और ब्यूरोक्रेसी के बावजूद। ब्यूरोक्रेसी है असल मसला, ब्यूरोक्रेसी है जो इन लोगों को काम करने से रोकती है। अब जैसे ये मैं आपको मिसाल दूं कि कोविड-19 के अंदर जो इस वक्त दुनिया में वाहिद इलाज है, वो इलाज है आपका प्लाज्मा का। ठीक है जी, प्लाज्मा, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा, पैसिव इम्यूनिटी जिसे कहते हैं। जिन लोगों को ये कोरोना वायरस इंफेक्शन हुआ है और वो सेहतयाब हुए हैं, उनके प्लाज्मा को निकाल के उन लोगों को जो शदीद बीमार हैं उनमें उसको इन्फ्यूज किया जाए। लेकिन और इस मौजू को लेकर के हम पिछले 15 दिन से मैं जाती तौर पर 50 लोगों से राब्ते में हूं और अभी तक किसी ने इस पे काम नहीं धरा है, चाहे वो सिंध हुकूमत हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है, चाहे चौधराहट है कि हम करेंगे, हमारी मर्जी, हम चाहें तो करें ना करें। तो इस वक्त अमेरिका के हर बड़े अस्पताल में ये हो रहा है। इवन माना कि ये अभी प्रूवन इलाज नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई इलाज है नहीं किसी के पास। तमाम साइंस और तमाम टेक्नोलॉजी जो है वो घुटनों के बल गिर चुकी है। तो हम जो इलाज बता रहे हैं, जो हम चीख के कह रहे हैं पिछले 15-20 दिनों से, इस पूरी सिंध इंतजामिया से, पंजाब इंतजामिया से, सरकार से, वफाकी सरकार से, इन कानों पे इनके जू नहीं रेंग रही, क्योंकि ये इनकी तरफ से नहीं आया। दूसरों के, हम जैसे लोगों का मशवरा मानने में उनकी अना को ठेस पहुंचेगी। तो असल इशू इस वक्त यहां पर ये है। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर ये जो वबाई सूरत हाल है, इसका जो रीजन बना वो एक वायरस है और इंटरनेशनल मैगजीन और बहुत सारे इंटरनेशनल जरीदे इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को और एक नई ताकत को जो है वो इंट्रोड्यूस करने की तैयारी है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप इस सूरत हाल पे? आपकी राय क्या है? जी डॉक्टर साहब, तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बहुत सारी सच और बहुत सारी झूठ किस्म की थ्योरीज इस वक्त सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, गर्दिश कर रही हैं। उसमें यकीनन ये बात मेरा ईमान है। देखिए, ये मेरा ईमान है कि ये एक, और बिल्कुल मैं वसूख से ये बात कह सकता हूं कि ये वायरस मैन मेड वायरस है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है ना? अब कहां से आया, कैसे आया, किसकी गलती थी, किसकी बायोलॉजिकल वेपन है, किसका वॉरफेयर है, किसकी 5th जनरेशन वॉर है, किसका 5G टेक्नोलॉजी है, किसका फाइनेंशियल माली फवायद हैं, किस मुल्क के किस ग्रुप के फाइनेंशियल फवायद नहीं है, किसको नीचे दिखाना है, किसको ऊपर दिखाना है, क्या इससे शॉर्ट टर्म फायदे लेने, क्या इससे लॉन्ग टर्म फायदे लेने, ये मुझे नहीं पता है। और अगर मैं कहूंगा तो ये तमाम बातें, कुछ भी अगर कहूंगा, वो मफरूजे की बुनियाद पर होंगी और मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं, जमीनी हकाइक जो होते हैं मैं उस पर। तो मेरे पास भी इस फोन में बेशुमार ऐसे मैसेजेस हैं, चाहे व्हाट्सएप के जरिए हों, चाहे वो ट्विटर के जरिए हों, चाहे वो किसी भी जरिए से आ रहे हों, जो मुझको
सोचने पे मजबूर करते हैं। लेकिन मैं कोई जजमेंट स्टेटमेंट किसी किस्म की कोई मतलब बता देना, फैसला सुना देना कि ऐसा हो गया वैसा हो रहा है, इसकी वजह यही है, ये मैं नहीं करूंगा। लेकिन ये मेरा ईमान है कि ये मैन मेड वायरस है जिसकी वजह से दुनिया इस वक्त सर खुजाने पे मजबूर है कि इसका हम करें क्या। तो ये उसका जवाब हो गया। लेकिन जो आपने पहला सवाल किया था उसमें मैं थोड़ा सा आपको और अपना एक नुक्ता नजर बता दूं। देखिए, सक्सेस स्टोरी जो होती है ना, उस सक्सेस स्टोरी की बुनियाद पे कौमें बनती हैं और कौमें पनपती हैं, डिपार्टमेंट्स बनते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। इमरान खान को 2 दफा रिटायरमेंट से या 3 दफा रिटायरमेंट से वापस लाया गया, इसलिए वापस लाया गया कि उनकी एक सक्सेस स्टोरी थी। जावेद मियांदाद को 1992 के वर्ल्ड कप में छोड़ के जा रहे थे, छोड़ के चले गए थे, ये नहीं लिया था। लेकिन चूंकि जावेद मियांदाद का 1986 का ऑस्ट्रेलेशिया कप और उसके बाद उनकी बेशुमार खिदमत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उनका बल्ला जोर जोर से बोलता था, उनकी परफॉर्मेंस बोलती थी, तो पूरी दुनिया में ये बात गर्दिश करने लगी कि आखिर जावेद मियांदाद को क्यों छोड़ के गए। पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो गई, पाकिस्तान का मीडिया खड़ा हो गया और जावेद मियांदाद को उनको अपने पास बुलाना ही पड़ा, ठीक है ना। टीम का हिस्सा बने 1992 की वर्ल्ड कप में, और उसके बाद जावेद मियांदाद ने जो रीढ़ की हड्डी का काम किया उस टीम के साथ, वो हम सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि चाहे वो सेमीफाइनल हो चाहे फाइनल हो, जावेद मियांदाद का दिमाग था। और उसके बाद उस दिमाग के तई इमरान की मेहनत और इमरान खान का ईमान, इन सबको जब यकजा कर दिया गया तो पाकिस्तान की जीत के नतीजे में हमको वर्ल्ड कप मिला, ठीक है ना। तो जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं प्यारे भाई, वो आपको देखनी है। आप इस वक्त इस टाइगर फोर्स को बने हुए 1 हफ्ता गुजर चुका है, पाकिस्तान में लॉकडाउन हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, पाकिस्तान का मजदूर सुबह से शाम तक खाने के इंतजार में और भूख से तड़प रहा है, पाकिस्तान में अवाम के पास अपने बच्चों को दवाई देने के, अपने बच्चों को कपड़े देने के, अपने बच्चों के लिए पानी लाने के, अपने बच्चों के सर पे छत रखने के पैसे नहीं है। और हमारी सरकार जो है वो एक नई फोर्स बना रही है जिसको टाइगर फोर्स का नाम दिया गया, जो अभी तक एक्शन में नहीं आई। हमारी सरकार मशवरे किन लोगों से ले रही है और कौन लोग उस कमेटी में बैठे हैं जिनको यही नहीं पता कि भूख कहते किसको है, तकलीफ कहते किसको है, गुर्बत कहते किसको है। तो ऐसे मौकों पर सिर्फ फ्रस्ट्रेट, तो फिर वही सवाल आपका यकीनन होगा कि खान साहब का क्या कसूर है, खान साहब के पीछे आप क्यों हैं। तो खान साहब का डिसीजन है ये खान साहब का फैसला कि किन लोगों को अपने पास लाएं, वो जिनके माजी बेदाग है। मैं बार बार सिराजुल हक का नाम इसलिए लेता हूं कि सिराजुल हक जो थे वो सूबाई वजीर थे, सीनियर सूबाई वजीर थे, खैबर पख्तूनख्वा में फाइनेंस के मिनिस्टर थे, और आज तक एक पाई की करप्शन उस शख्स के नाम पर दुनिया का कोई इदारा साबित ना कर सका। नैब तो छोड़िए, दुनिया का कोई इदारा नहीं कर सका, उसको साइड लाइन किया हुआ है। अल खिदमत हुई, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट हुई, इस तरह से अखुवत ट्रस्ट हुई, इस तरह छिपा हुए अब्दुल सत्तार एदी की फाउंडेशन हुई। ये तमाम लोग जो हैं अपने तय काम कर रहे थे सालों से और करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर फायदा उठाने वाली बात है इनके तजुर्बों से, इनको आगे ला करके हर घर में पहुंचने की सलाहियत अगर हमें उनकी इस्तेमाल करनी है, तो इनको इस टीम का हिस्सा बनाना है जो डिसीजन मेकिंग टीम है। डिसीजन मेकिंग टीम में जब आप देखते हैं टीवी के ऊपर तस्वीर, तो उसमें आपको वो लोग नजर आते हैं जिनके माजी दागदार हैं, दागदार माजी लिए बैठे हैं, जिनको अपनी जेबों और अपने बैंक अकाउंट्स के अलावा कुछ नजर नहीं आता। वो अभी भी यही कर रहे हैं, पहले भी यही करते थे। मेरी अकल से बाहर है कि आखिर इनके पेट भरेंगे कब। अरबों रुपए की जायदादें यहां भी हैं, अरबों रुपए की मुल्क से बाहर भी हैं। खान साहब ने उन लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा कर रखा है। और एक बात, चैरिटी बिगिंस एट होम, ये अंग्रेजी का बड़ा पुराना मुहावरा है। खान साहब अपनी पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बंद करें, उस पैसे को गरीब के घर खाना पहुंचाने में इस्तेमाल करें। खान साहब महलात को बेचें, चाहे वो गवर्नर हाउस हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, चाहे वो असेंबली हो, चाहे कुछ भी हो, उसको बेचें। गाड़ियां देखिए आपने, प्रोटोकॉल देखिए इनकी। उसके बाद गरीब का बच्चा पानी के लिए, और जब खान साहब गवर्नर हाउस लाहौर में जाते हैं तो बाहर लोग राशन लेने के लिए लाइनों में लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के एक दूसरे की ये बाल खींच रहा है, कोई उसको धक्का दे रहा है, सिर्फ एक वक्त रोटी के लिए। खान साहब ये तो फिर वो बात आती है ना कि जनाब 40 लाख मुरब्बा मील का जो बादशाह था, 40 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, वो अपने कंधे पर राशन उठा करके एक बूढ़ी औरत के घर जाता है और कहता है, अम्मा मैं माफी चाहता हूं तुम्हारे घर खाना ना पहुंच पाया, लेकिन एक बात, मेरी एक दरखास्त सुन लो, अपने अल्लाह से मेरी शिकायत ना करना।
یہ وہ چیز ہے جسے کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے اس تانے پر اور اس بات کے اوپر ان کی روح کانپ گئی، ان کا جسم تھرا گیا، اور اب خود راشن اٹھا کے اس کے گھر گئے. تو یہ جو میرے خان صاحب ہیں، یہ بھی تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں نا. اس لیے مجھے فرسٹریشن ہوتی ہے ان سے کہ بات تو مدینہ کی ریاست کی ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں سے آپ مشورہ لیتے ہیں، جو آپ کے سپاہی ہیں، انہوں نے تو شاید مطلب انہوں نے یہ تاریخ نہیں پڑھی، شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ مدینہ کی ریاست کا مطلب کیا ہے. یہ میرا فرسٹریشن ہے، یہ میری پریشانی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں انگریزی کا ایک اور محاورہ ہے، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو جس طرح کے لوگ ان کے ارد گرد ہیں، سارے کے سارے، کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر مجھے فخر ہو یا پاکستان کو فخر ہو. باقی آپ خود سمجھدار ہیں. ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب، جو کہ ایک امریکہ ٹیکسس ایک نجی ہاسپٹل میں بحیثیت چیف ایگزیکٹو آفیسر وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آپ نے ان کی گفتگو سنی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اپنے خیالات کا اظہار میرے نیوز ویوز ود کامران پروگرام میں کیا. میں مشکور و ممنون ہوں. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. میرے مہمان جو میں نے آپ لوگوں کے لیے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ میرے پروگرام کا حصہ بنے، نیوز ویوز ود کامران پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور گفتگو فرمائیں. میں مشکور و ممنون ہوں ان کا کہ وہ میری ریکویسٹ پر انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. کیسی لگی میرے مہمان کی گفتگو؟ کیسے لگے آپ کو سوالات جو کہ اس گفتگو میں میں نے ان سے کیے؟ پروگرام کیسے جا رہا ہے؟ پروگرام کیسے لگ رہا ہے نیوز ویوز ود کامران پہ؟ جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے ٹاپکس پہ بات کروں کہ جس سے کوئی پروڈکٹیوٹی کی طرف کسی اس میں تنقید برائے اصلاح ہو، فالتو میں تنقید برائے تنقید والی صورتحال نہ ہو. کیسے لگ رہا ہے یہ پروگرام؟ میرے مہمانوں کی گفتگو کیسے لگ رہی ہے؟ بالخصوص اس پروگرام میں ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب کی گفتگو کیسے لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کی. اور ہاں ناظرین، چینل سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا، چینل سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو پروگرام کی جو میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت پوری انسانیت کو، بالخصوص میرے وطن پاک کو، میری اس پیاری قوم کو اس وبائی صورتحال سے بہت جلد چھٹکارا دلائے. اللہ نگہبان.